हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे, जहां हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन यौगिक जो होते हैं वो दहन कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण कैसे करते हैं और उनमें संकलन की अभिक्रिया कैसे होती है, और हमारा चौथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है कि कार्बन के यौगिकों में कैसे होती है और उनके रासायनिक गुणधर्म में चेंजेज होते हैं या किस तरह के वो उनके रासायनिक गुणधर्म बिहेव करते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेज 504 पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और भी अध्यायों को आपको देखते हैं और वो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो जो कार्बन यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा कह रहा है इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म है जब किसी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तो बदलती ही बदलती है, उसकी जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है वो भी बदल जाती है। जैसे हमने देखा था जब रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे तो वहाँ देखा था कि अगर कोई दूध है वो अगर दही बन रहा है, लोहे पर जंग लग रहा है, या वो हम लोग किण्वन बन रहते हैं अंगूर के या एथेनॉल के, तो वहाँ देखे थे कि इनमें जो पहले जो हमारे पदार्थ थे, दूध थे, लोहे थे, ये सभी क्या कर रहे थे कि अपनी रासायनिक प्रवृत्ति बदलकर एक नए पदार्थ बना रहे थे। जहाँ लोहे जो थे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना रहे थे, दही जो थे कि उनमें दूध में लैक्टिक रहता है, लैक्टिकम, तो वो क्या कर रहा है, दही बन जा रहे थे। तो उनके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाते हैं, वो खट्टे हो जाते हैं। तो इन सभी को हमने देखा था। तो हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है वो हमारा रासायनिक गुणधर्म कहलाता है, और जब जिनकी अवस्था में प्राकृतिक में आकार में परिवर्तन होते हैं वो हमारा फिजिकल गुणधर्म या फिजिकल परिवर्तन कहलाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। चूँकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा उसके यौगिक के होते हैं, तो जो हम सामान यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश जो ईंधन होते हैं कार्बन और उसके यौगिक के होते हैं। अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दहन के विषय में पढ़ते हैं। तो जब किसी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं वह प्रक्रिया हमारा दहन कहलाती है। तो दहन में हमसे क्या कह रहा है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कार्बन जो होते हैं अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके माने जल कर ऊष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो हमने ये भी देखा था कि कार्बन के जो होते हैं जो मेनली 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के मेनली 3 अपर रूप होते हैं। एक था हमारा हीरा, दूसरा हमने देखा था हीरा के बाद दूसरा हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा हमने देखा था फुलेरिन। क्या देखा था, फुलेरी, जिसे बकमिस्टर फुलेरिन भी कहे थे। तो ये 3 जो होते हैं वो कार्बन के हमारे अपर रूप है। तो जो कार्बन के अपर रूप होंगे तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन में दहन करके क्या करते हैं, ऊष्मा प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। तो जो दहन होते हैं उनमें अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में क्या क्या देते हैं, तो ऊष्मा देते हैं, प्रकाश देते हैं और CO2 भी मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण की जब हमने अभिक्रियाएं देखी थी तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, माने ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन में क्या होगी, कमी होगी, वह हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कहलाता है।
अब हमारा पहला देखिए, कार्बन जो है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 बनाता है, ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। दूसरा हमारा है CH4। CH4 को हमने मेथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो मेथेन जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो CO2 और जल बनाता है, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। हमारा CH3 CH2OH है। तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल है। हमने बताया था कि 2 कार्बन रहते हैं तो उसे हम लोग एथेन कहते हैं। 2 कार्बन होते हैं तो हमने उसे एथेन कहते हैं। अब देखिए एथेन है, OH जो हमारा है वो क्या है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्यात्मक समूह है। तो कार्यात्मक समूह जो होता है कि एथेन में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एल्कोहल समूह आपस में मिलकर एथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल, या इसे हम लोग एथेन एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो एथेनॉल जो होते हैं, एथेनॉल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, तो वो CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिलकर यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो जो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन में वृद्धि होना क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं आगे हमसे कह रहा है, पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से 2-3 अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब हमको कह रहा है कि दिया हुआ जो अभिक्रिया है उसको हम लोगों को संतुलित भी करना है। तो एक बार हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा कार्बन कितना है, 1 है। तो इसमें भी देखिए कार्बन 1 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ क्या है, 4 है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन के यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो जाता है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन हमारा क्या है, 2 है। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑक्सीजन में हम 2 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा संतुलित समीकरण है। अब तीसरा समीकरण को देखिए, तो यहाँ कार्बन कितना है, 2 है। तो कार्बन हमारा यहाँ क्या है, 1 है। तो कार्बन में 2 लगा देंगे तो हमारा 2 कार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को देखिए, तो यहाँ 3 है, 2 5 है, 1 6 है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। क्या लगा देंगे, 3 लगा दिए तो हमारा 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है, 3 है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है, 3 और 3 है और यहाँ क्या है, 4 है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7 है। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो 1 और 2 3 है। तो 3 ऑक्सीजन है और वहाँ 7 है। तो यहाँ करेंगे क्या करेंगे, 3 यहाँ दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम आगे क्रियाकलाप 4.3 को देखते हैं। सावधानी, इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य है। मतलब शिक्षक की देखरेख में इस क्रियाकलाप को आप कीजिएगा। एक स्पैचुला में एक एक करके कुछ कार्बन यौगिकों नैप्थलीन, कैम्फर, एल्कोहल को लेकर जलाइए। इन तीनों यौगिकों को कार्बन को लेना है और हमें एक एक करके इन्हें जलाना है। ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण कीजिए और ज्वाला की प्रकृति कैसी है उसे हमें जांच करना है तथा निम्नलिखित की धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं। और जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें धुआं उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखिए और ज्वाला के ऊपर हम धातु की एक तस्तरी रख देंगे। इनमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तस्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ तो उसके तस्तरी पर निक्षेपण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस क्रियाकलाप में आप देखिएगा। और हो रहा होगा तो हाँ, नहीं हो रहा होगा तो नहीं। अब हम आगे क्रियाकलाप 4.4 को देखते हैं। एक बुनसेन बर्नर जलाइए। विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं अथवा धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली कजली ज्वाला कब प्राप्त हुई, नीली ज्वाला कब प्राप्त हुई, इन सभी के बारे में आप चर्चा कीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे हमने देखा था एल्केन, तो एल्केन श्रेणी के जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे हमने देखा था मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन,
पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सभी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये सभी जब जलेंगे तो क्या होगा, ये सामान्यतः क्या करेंगे, स्वच्छ ज्वाला निकलेगी इनसे, जबकि असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनसे अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। तो जो असंतृप्त होते हैं जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, तो ये सभी है, चाहे मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी जो होते हैं कि असंतृप्त है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी एल्कीन या एल्काइन समूह होते हैं, इसे हम लोग एल्कीन कहे थे, इसे हम लोग एल्काइन कहे थे। क्या कहे थे, एल्काइन। तो ये दोनों जो होते हैं वो अधिक धुएं वाली, काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करती है या निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो धातु की जो तस्तरी होगी उस पे कजली माने काले कलर की निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। लेकिन जब वायु जो होंगे, अगर हम आपूर्ति जो होगी सीमित कर देंगे, थोड़ा देने लगेंगे, तो अपूर्ण दहन हो जाता है। अपूर्ण दहन का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ अगर पूर्णतः नहीं जलती है वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण दहन कहलाता है। तो अपूर्ण दहन होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन भी रहेंगे, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वो भी अपूर्ण दहन में रहेंगे तो वो भी क्या करते हैं, तो कजली उनसे भी निकलने लगती है। अब हम आगे देखते हैं, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा किरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो उपयोग की जाने वाली गैसें होती हैं या केरोसिन के स्टोव होते हैं, तो वायु के लिए छिद्र होते हैं उनमें, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर क्या, तो स्वच्छ नीली ज्वाला देती है। तो जो स्वच्छ रूप से जलती है या स्वच्छ ज्वाला देती है वो क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं कि उनमें ऑक्सीजन की समृद्ध मिश्रण होती है, या ऑक्सीजन कह सकते हैं आसान भाषा में कि वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। अब हम आगे देखते हैं, यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है। तो अगर कोई भी बर्तन है, अगर वो हमारा उसका तल काला हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, तो वायु छिद्र अवरुद्ध है, माने रुका हुआ है। ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है, और ईंधन का क्या हो रहा है, तो वो व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। तो जो हमारे कोयले होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, उन ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है। तो इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक है। तो इन जैसे कोयले हैं, पेट्रोलियम है, तो इनमें नाइट्रोजन और सल्फर के भी मात्रा रहते हैं। तो जब हम इन्हें जलाते हैं तो क्या होता है कि सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जो पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो होते हैं वो बनते हैं, और ये दोनों जो होते हैं कि हमारे पर्यावरण या अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषक करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए, लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसे हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यदि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है। तो जो
गैसीय पदार्थ होते हैं, अगर उनको परमाणुओं को ताप देने पर वो क्या होते हैं तो दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ कर देती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए, इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कजल उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि जो अपूर्ण दहन होता है, जो पूर्णतः दहन नहीं होते हैं, उनसे जो क्या होगा तो उनसे काजल उत्पन्न होता है, कजल उत्पन्न होता है। ये जो होते हैं वो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का कारण बताएंगे। तो जो और पीले रंग की जो ज्वाला होती है तो ऐसा क्यों होता है, तो हमने देखा था कि जो अपूर्ण दहन होता है उससे पीले रंग की जो ज्वाला उत्पन्न होती है। अब हम आगे देखते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जो कोयला और पेट्रोलियम है, इनका निर्माण जो होता है वो जैव मात्रा से हुआ है। जब कोई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो प्राकृतिक घटनाएं में पेड़ पौधे जीव जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो कई हजारों साल बाद जो होते हैं वो उनका अपघटन होकर वो अपघटित हो जाते हैं। उसके बाद कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हो जो जैव मात्रा से ही होती है, इनमें विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जैसे विभिन्न जैविकीय या भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। ये बन भी सकते हैं, नहीं भी बनते हैं। आगे हम देखते हैं कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न, अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष है। और जो तेल हैं वो क्या हैं, तो लाखों वर्ष पूर्व छोटे छोटे जो समुद्री पौधे होते हैं या जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गए। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो कोयले और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैव मात्रा जो होती है, ये जैसे पुराने वृक्ष, फर्न या पौधे के अवशेष है, तो वो जो होते हैं कि वो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, बैक्टीरियाओं द्वारा उनका आक्रमण करते हैं और वो जीवों के अवशेष द्वारा जो ईंधन होते हैं उन्हीं से वो हमें मिलते हैं, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब हमारा आगे है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कैसे होता है, इन बिंदुओं पर हमको समझने के लिए क्रियाकलाप 4.5 को देखते हैं। एक प्रखनली में लगभग 3 मिलीलीटर एथेनॉल CH3CH2OH, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एथेनॉल होता है। अब हम आगे देखते हैं, इसे जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म कीजिए। इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट 5% का एक एक बूंद करके डालिए। डालने पर प्रारंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है? अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है? प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो जो हमारा दहन की प्रक्रियाएं होती हैं तो हमने देखते हैं कि दहन करने पर क्या होंगे, तो कार्बन के जो यौगिक रहते हैं वो सरलता से क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो सकते हैं और आसानी से इन्हें ऑक्सीकृत किया भी जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो इनके अतिरिक्त भी क्रियाएं होती है, जैसे एल्कोहल को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल को जब हम क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और ऊष्मा देते हैं तो ये विघटित होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, या इसे हम लोग एथेनोइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
एथेनोइक अम्ल। ये हमारा क्या है, तो इसका नाम एथेनोइक अम्ल है, या इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इसे, एसिटिक अम्ल। तो ये विघटित होकर हमको क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो कुछ पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं या उनमें देने की क्षमता होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, तो K2Cr2O7, ये हमारा क्या है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये आरंभिक पदार्थ में क्या कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जोड़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एल्कोहल हमारा यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये तो इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जो जुड़ते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब हम आगे संकलन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो हम संकलन अभिक्रिया को अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं ये संकलन अभिक्रिया क्या है, तो कह सकते हैं कि संकलन अभिक्रिया जो है कि वह कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो होते हैं वो परमाणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। क्या बनाएंगे, तो बड़ा अणु मिले, दो या 2 से अधिक मिलकर आपस में एक जब बड़ा अणु बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो संकलन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे पैलेडियम अथवा निकेल, पीडी अथवा Ni। निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो हम उत्प्रेरक को कह सकते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जब किसी अभिक्रिया में मिलकर अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ा देता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जब अभिक्रिया की दर को होता है तेज कर देगा, बढ़ा देगा, वो हमारा उत्प्रेरक कहलाता है। अब देखिए, तो पैलेडियम और निकेल हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। ये दोनों क्या है, तो उत्प्रेरक हैं। तो उत्प्रेरक जो होते हैं ये क्या करते हैं कि दोनों मिलकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा क्या हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन। क्या हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों है, ये हाइड्रोकार्बन है, या इसे हम लोग डबल ट्रिपल बंध, द्विबंध आया त्रिबंध कह सकते हैं, उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन से जोड़कर क्या करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। तो उत्प्रेरक वह है जो भिन्न दर से अभिक्रिया क्या करता है, आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रवाहित नहीं करते हैं। और ये अभिक्रिया को प्रवाहित नहीं करते हैं, सिर्फ इनिशिएट करते हैं, गति देते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण से इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो जो निकेल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसे वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो यहाँ पे जो वनस्पति तेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु जो होंगे उनमें जंतु वसा में क्या होते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। जैसे देखिए, ये हमारा निकेल उत्प्रेरक है और ये हमारा क्या है, तो ये इसे वनस्पति तेल है। तो ये क्या करते हैं, जब निकेल उत्प्रेरक में हम करेंगे तो ये क्या बना देते हैं, ये हमारा साधारणतः वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं और यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का कोई समूह रहेगा, या एथेन को मीथेन, एथेन, ये सभी कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों आर जो है कि ये यहाँ पे अलग अलग से कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे आर का मतलब हो जाता है अल्काइल समूह। क्या हो जाता है, आर का मतलब क्या हो जाएगा, अल्काइल समूह, या इसे फंक्शनल समूह, शॉर्ट फंक्शनल। अब
कहीं कहीं आप देखिएगा तो एयर लिखा रहता है, तो एयर जो हमारा होगा एरिल समूह होगा, एरिल समूह। ई कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ई जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, एन्यू होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इन सभी तरह से शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, आर का यहाँ मतलब एल्काइल समूह है। आपने देखा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो जो हम लोग भोजन पकाते हैं उसके लिए हम लोगों को असंतृप्त जो वसा अम्ल होते हैं वाले तेलों का ही उपयोग करना चाहिए। जंतु जो वसा अम्ल वाले तेल होते हैं उनको हम लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब हम आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रियत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। तो जो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनरिएक्टेबल होते हैं, वो हाली रिएक्शन नहीं करते हैं, तथा जिनमें अधिकांश जो अभिकर्मक होते हैं कि वो भी क्या होते हैं, तो अक्रिय होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। हालांकि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, लेकिन जब हम देखेंगे तो ये सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, अति तीव्र से अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को का प्रतिस्थापन करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्लोरीन जो होगा ये एक एक करके क्या करता है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर देता है, डिस्प्लेस कर देती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब किसी भी परमाणु का प्रतिस्थापन होगा, बदलेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे स्थान ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो एक प्रकार के परमाणु रहते हैं वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे और किसी दूसरे समूह का जो परमाणु होंगे वो उसका स्थान ले लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है, और जो समजातीय एल्केन है उनके साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे देखिए हमारा यहाँ क्या है, मेथेन है। मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में क्या बना देता है, तो सूर्य की उपस्थिति में ये क्लोरोमेथेन बना देता है। क्या बना देता है, क्लोरोमेथेन, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मेथेन जो होंगे वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, तो क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। इस तरह से हमने पार्ट 3 वीडियो में कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा की। अब हम इसके प्रश्न को देखते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं कि हमसे क्या क्या कह रहा है। अब यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं वो KMnO4 अथवा अम्लीय जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं K2Cr2O7 एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या करते हैं, वो ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसीलिए ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको हमने समझा था कि यहाँ पे जो हमारा एथेनॉल है CH3CH2OH, तो ये क्या होते हैं, तो ये KMnO4 और नीचे क्या था K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों की जो होती है ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, क्षारीय होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, तो अम्लीय है। ये दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, और ऊष्मा भी रहते हैं, ऊष्मा, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, तो एथेनॉल जो होता है
एथेनोइक अम्ल में बदल जाते हैं CH3COOH। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। अब हम आगे 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हमसे क्या कह रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% है। कितनी होती है, तो 21% होती है। अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है। तो एथाइन जो होगा उसका क्या होता है, तो एथाइन जो होते हैं इसका अपूर्ण दहन होता है, पूर्णतः ये नहीं जलता है। तो अपूर्ण जब दहन होता है जिसके कारण ये क्या करते हैं, कजली ज्वाला निकालते हैं। एथाइन क्या करते हैं, कजली ज्वाला निकालते हैं और कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जबकि ऑक्सीजन मिश्रण के साथ क्या होता है, पूर्ण दहन हो जाता है। ऑक्सीजन मिश्रण के साथ क्या होगा, पूर्ण दहन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि स्वच्छ नीली ज्वाला और अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जो धातु को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को प्रदान करती है। तो जो वेल्डिंग के लिए जितना हमें ऊष्मा चाहिए वो ऑक्सीजन जो होता है कि वो दे देता है, और अधिक पूर्ण दहन होने के कारण इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो दहन के वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इस तरह से हमने इसके प्रश्नों पर भी चर्चा कर लिया। तो अगर इस अध्याय पाठ में अगर आपको कोई समस्या हो या किसी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी इसे बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न न रहे, ताकि एग्ज़ाम में भी आप लिखने जाए, एग्ज़ाम देने जाए कंपटीशन का या बोर्ड का, तो आपको फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।